ओके एवरीबडी, हेडिंग डालेंगे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पार्ट 2 है आज अपना ना। तो ठीक है, सब कोई चेक कर लेना, तुम्हारे पास पहला प्रिंसिपल लिखा हुआ होना चाहिए। दोस्तों एक बार फटाफट पहला प्रिंसिपल रिवाइज करवा देता हूं। हाँ, याद रखना ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी में आएगा तुम्हारे। दूसरा रीजन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ये बताता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पहला प्रिंसिपल था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एक बिजनेस जब स्टार्ट हो रहा है तो ये हम लोग अजम्पशन लेते हैं कि जो बिजनेसमैन है और जो बिजनेस है वो एक यूनिट है कि अलग 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 यूनिट्स है। मतलब बिजनेसमैन का खर्चा बिजनेस का खर्चा नहीं है और बिजनेस का खर्चा बिजनेसमैन का खर्चा। याद है मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर कोई आप मान लीजिए आपके किसी के पेरेंट कोई आपका स्कूल का फीस जमा करते हैं, अब उनके आपका पेरेंट का बिजनेस है, क्या ये लॉजिकल है कि वो आपका स्कूल का फीस अपने बिजनेस का खर्चा दिखाएं? उससे तो बिजनेस का सही प्रॉफिट और लॉस ही नहीं आएगा। फिर अकाउंटिंग कर क्यों रहे हो? अकाउंट्स बनाने का पर्पस है सही फायदा या सही नुकसान निकाले। हाँ, और तुम वहां पर ही बेवकूफी कर रहे हो, फिर बोलते हो सही प्रॉफिट नहीं आ रहा। अरे आया क्या बात समझ में? किसको किसको आया? कम ऑन, चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो नंबर 2, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। मैं सबसे पहले ना ऑर्डर में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा उस हिसाब से जो इस हिसाब से वो लोग इंपॉर्टेंट है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। चलिए 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 चलिए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है ये? हेलो, शांति से सुनना। तुम लोग खुद गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जानते हो, मैं भी प्रूफ करके दिखाता हूं। एक सवाल पूछूंगा, तुम लोग देखना आता है तुम लोगों को। हम बस याद दिला रहे हैं कि तुमको पता है। देखो अभी देखो, एक 10 लाख की मशीनरी है, एक 10 लाख की मशीनरी है। इसका दो हिस्सा हो सकता है। ये मशीन मेरे को 10 साल तक काम आने वाली है। एक 10 लाख रुपए की मशीन है जो मेरे को 10 साल तक काम आने वाली है। मैं तुमको दो रास्ते देता हूं, तुम लोग बताना जैसा भी। सर इस साल मशीन खरीदे ना, तो पूरा 10 लाख इसी साल का खर्चा दिखा दीजिए। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 है कि अगर 10 लाख की मशीन है और 10 साल तक यूज करेगी, तो आप इस साल तक का ही खर्चा क्यों दिखाएंगे? आप 10 लाख को 10 से डिवाइड कीजिए, 1 लाख रुपया आया, आप 1 लाख को 10 साल तक दिखाइए। दो रास्ता है। पहला ऑप्शन है 10 लाख रुपीज पूरा एक ही साल का खर्चा दिखा दीजिए जिस साल आपने परचेज किया हो। दूसरा ऑप्शन कि 1 लाख करके 10 साल दिखाइए, क्योंकि सर आप तो यूज 10 साल तक कर रहे हो। ठीक है, मैंने दो ऑप्शन दिया, आप लोग बताओ ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 क्या ज्यादा लॉजिकल लगा? किसको किसको 1 लगा, किसको किसको 2 लगा? सही है 2। क्यों? क्योंकि लॉजिक बोलता है कि अगर मेरा खर्चा इस साल का है ही नहीं, खाली मैंने पैसा इस साल दिया है, मशीन तो 10 साल यूज होगा। खर्चा होना बिजनेस में मतलब है जब वो असेट को हम यूज करें। तो 10 साल तक कर रहे हैं तो 10 साल तक खर्चा दिखाएंगे ना। तुम लोग देखो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट तुमको आता है। तुमने मशीन को 10 साल तक खर्चा दिखाने का फैसला किया, इसका मतलब तुम्हारा अजम्पशन क्या है कि बिजनेस अगले 10 साल तक आराम से चलते रहेगा। तभी तो 1 लाख करके खर्चा दिखाने का फायदा किया तुमने। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। यही बोलता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि बिजनेस में ट्रांजैक्शंस ऐसा रिकॉर्ड करो, ये सोच के रिकॉर्ड करो कि बिजनेस नियर फ्यूचर में चलते रहेगा। बिजनेस का बंद होने का ना कोई इंटेंशन है, ना कोई ऐसा नौबत आया है कि बिजनेस को बंद करना पड़ जाए। हेलो, किसको किसको क्लियर है? हेलो, आया क्या समझ? आया क्या समझ? यही है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। लिख लो फटाफट। इट इज अज्यूम्ड, इट इज अज्यूम्ड
that the business will continue. It is assumed that the business will continue, that the business will continue to exist for a long time in the future. Transactions are recorded on the assumption that the business will continue for indefinite period of time. Will continue for indefinite period of time. A firm is said to be going concern a firm is said to be going concern when there is neither the intention when there is neither the intention when there is neither the intention nor the necessity to wind up its affairs to wind up its affairs to wind up its affairs. A firm is said to be going concern when there is neither the intention nor the necessity to wind up its affairs. To wind up its affairs. To wind up its affairs. When neither there is intention nor the necessity to wind up its affairs. This assumption justifies the distinction between fixed assets and current assets. This assumption justifies the distinction between fixed assets and current assets. फिक्स्ड असेट्स एंड करंट असेट्स। ठीक है कि नहीं है? अभी यहां पर सुनना है एवरीवन, ध्यान देना, बोलना सारे लोग बोलना। इट इज अज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, बोलना बोलना। दिस इज अज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द फ्यूचर। एक और बार, इट इज अज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू, it is assumed that the business will continue to exist। एक और बार, it is assumed that the business will continue to exist। एक और बार, it is assumed that the business will continue to exist। एक और बार, it is assumed that the business will continue। एक और बार, it is assumed that the business will continue। Transactions are recorded on the assumption, bolo, transactions are recorded on the assumption that the business will continue for, transactions are recorded on the assumption that, एक बार शुरू से बोलेंगे, it is assumed that business will continue to exist for a long time in the future। एक और बार, it is assumed that the business will continue, transactions are recorded, bolo, transactions are recorded on the assumption that the business
that the business will continue for, आगे, a firm is said to be going concern, a firm is said to be when there is neither the intention, when there is nor the necessity to wind up its affairs. फिर से, a firm is said to be going concern when there is neither the intention, a firm is said to be going concern when there is neither the intention nor the necessity to wind up its affairs. एक बार शुरू से यहां तक रीड करेंगे. It is assumed that the business will continue to exist. Future transactions are recorded on the assumption that the business will continue. मतलब बिजनेस चलते रहेगा, ये अजम्पशन है मेरा कि मेरा बिजनेस को बंद करने का ना कोई जरूरत है ना ऐसा कोई नौबत आया. अ फर्म इज सेड टू बी गोइंग कंसर्न व्हेन देयर इज नाइदर, मतलब ना तो नियत है, व्हेन देयर इज नाइदर द नियत यानी कि इंटेंशन, नॉर द नेसेसिटी ना नौबत, ना नियत है ना नौबत है. नेसेसिटी मतलब कोई ऐसा नौबत आ गया कि बंद करना पड़ेगा, हालत खराब है. नॉर द नौबत टू वाइंड अप इट्स अफेयर्स. दिस अजम्पशन, बोलो बोलो, दिस, अरे ये जो मशीनरी है, तुमने लोग तो बोला 10 साल तक दिखाओ, मतलब ये फिक्स्ड एसेट है. पर कोई चीज अगर इसी साल खत्म हो जाएगा, आलू, तो वो इसी साल का खर्चा दिखाएंगे, उसको बोलते हैं करेंट एसेट. आया कि नहीं आया समझ में? हाँ नहीं, वो अलग बात है, तब हम लोग उस साल में पूरा खर्चा दिखा देंगे. अभी हम लोग को उसका काउंटिंग नहीं करना है, वो आप क्लास 11 में अकाउंट सीखोगे उसका. बाय द वे, एक और फायदे की बात बताएं, क्लास 11 12 में तुम लोग मेजोरिटी लोग, क्योंकि कॉमर्स का स्टूडेंट है तो अकाउंट्स लेगा, मतलब रहेगा ही तुम्हारा अकाउंट्स. 11 का अकाउंट में ये सब सेम चीज है, मतलब ये जो पढ़ रहे हैं सेम डिट्टो है. 11 का अकाउंट्स में बहुत कुछ है पर ये सब भी है, तो मतलब 11 में तुमको ये सब लर्न ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि तुम यहां लर्न कर रहे हैं. तो दो जगह मार्क्स मिल रहा है, दो क्लासेस में सेम नॉलेज का. हाँ बोलो, कोई और क्वेश्चन? लिखो, अनसोल्ड स्टॉक्स आर टेकन टू नेक्स्ट ईयर. अनसोल्ड स्टॉक्स आर टेकन टू नेक्स्ट ईयर. Unsold stocks are taken to next year. Unsold stocks are taken. Unsold stocks are taken to next year. अच्छा पूरा बोलो, everyone बोलो. It is assumed that the business firm will for a long time in the future. Transactions are recorded on the assumption that the business will continue. That the business will continue for, a firm is said to be going. A firm is said to be going when there is neither the intention nor the necessity to wind up its affairs. This assumption justifies fixed assets and current assets. Unsold stocks are taken to next year. नेक्स्ट ईयर अनसोल्ड स्टॉक इसीलिए तो दिखा पा रहे हैं क्योंकि बिजनेस नेक्स्ट ईयर बंद. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एवरीबॉडी हो गया क्या? थर्ड पॉइंट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. थर्ड पॉइंट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एवरीबॉडी. थर्ड पॉइंट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हो गया क्या? नंबर 3 है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, बोलो बोलो क्या? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. बोलो बोलो क्या? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. तो लिखेंगे अपने लोग यार, लिखो, द मनी measurement concept means
that only those transactions, the money measurement concept means that only those transactions are recorded. The money measurement concept means that only those transactions are recorded in books of accounts which can be expressed or measured in terms of money, which can be expressed or measured in terms of money. एक बार बोलो सारे लोग बोलो, द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलो, द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मीन्स दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट बोलो, मीन्स दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर which can be expressed or measured in terms of, अरे which can be, पूरा बोलेंगे, the money measurement concept means that only those recorded in the books of accounts which can be expressed or measured in terms of, एक और बार, the money measurement concept means that only those are recorded in books of accounts, अरे which can be expressed or, पर सर ये बोल क्या रहा है आप तो बताए नहीं। मैं आपको याद दिलाता हूं एक एग्जाम्पल का, याद करो, मैंने उस दिन युवांश को पकड़ा था, है ना। दो तरीके का लॉस हुआ था। एक बात याद रखना, याद करना, अंबानी इसका एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, अंबानी, मिस्टर अंबानी रिटायर कर गए, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज पर इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, अच्छा या बुरा मेरे को नहीं पता। पर दूसरा, रिलायंस का एक स्टॉक था गोडाउन में जो 1 लाख रुपया का जल गया, दोनों में फर्क पड़ा, अंबानी के रिटायरमेंट से भी और रिलायंस के स्टॉक्स को आग लगने से भी। पर एक बात बताओ, मनी के टर्म्स में तुम किसका इंपैक्ट मेजर कर पा रहे हो? खाली वो वैसा ही केसेस रिकॉर्ड होगा। जो चीज बिजनेस को अफेक्ट करता है पर उसको तुम मेजर नहीं कर सकते। टाटा ग्रुप में रतन टाटा एक लंबे समय तक थे। रतन टाटा रिटायर हालांकि पहले कर गए थे, अभी उनका डेथ भी हो चुका है। तो रतन टाटा के डेथ होने के बाद मान लो वो तब तक संभाल रहे थे, तो क्या टाटा ग्रुप पे इंपैक्ट आएगा? हाँ। हो सकता है कोई ऐसा आदमी आ जाए जो उनसे भी बढ़िया हो सकता है कोई ऐसा आदमी आ जाए जो उनसे खराब हो। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूं इंपैक्ट आएगा, यस और नो, कैन इट बी मेजर्ड? पर टाटा ग्रुप ने 2 लाख रुपया का सेल्स किया, कैन इट बी मेजर्ड? यस। तो क्या ये रिकॉर्ड होगा? यस। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या चीज का इंपैक्ट है उससे मतलब नहीं है, क्या वो चीज मॉनिटरीली मेजरेबल है, इंपैक्ट है मतलब नहीं है। अगर वो चीज मॉनिटरीली मेजरेबल है, अगर वो चीज पैसे के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तभी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा, वरना वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड, किसको किसको समझ आया? चलिए एक बार इतना अपने लोग बोलेंगे, सारे लोग बोलेंगे, कम ऑन, द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मीन्स दैट ओनली दोज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स which can be expressed or, for example, if the health of business owner is poor, if the health of business owner is poor, then surely the business will be, then surely the business will be affected, then surely the business will be affected। बोलो, if the health of business owner is poor, then surely the business will be affected। एक और बार, if the health of business owner is poor, एक बार पूरा बोलेंगे सारे लोग, बोलो, द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मीन्स दैट ओनली दोस्त,
which can be expressed or measured in, which can be, for example, if the health of business owner is poor, पक्का, but it cannot be financially measured, but it cannot be monetarily measured, but it cannot be monetarily, लिखो, but it cannot be monetarily, but it cannot be monetarily measured, so it cannot be recorded in accounts, so it cannot be recorded in books of accounts, books of accounts. So it cannot be recorded in books of account. But let's say the owner brings rupees 5 lakh in the business. So it can be measured and thus will be recorded. It can be measured and thus will be recorded in books of accounts. It can be measured and thus will be recorded in books of accounts. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इससे क्या खाली मॉनिटरी आइटम्स ही हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, समझ में आया क्या? मैं एक वार्निंग दे दूं, कोई भी जो मैंने लिखा है उसको छोटा करने की कोशिश मत करना एग्जाम में, ए टू जेड वो लिखवाना, क्योंकि मैं एग्जैक्टली वो लिखवा रहा हूं जो जरूरत है। एक बार पूरा रीड कर देता हूं, कोई को अगर नहीं कुछ मिला हो तो पूछ लेना, है ना? एक बार साथ साथ मेरे रीड कर लो, कुछ लिखा हुआ नहीं है तो लिख लेना। बोलो क्या? द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मीन्स, एक बार सारे लोग, द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मीन्स दैट only those transactions are recorded in which can be expressed or measured in, एक और बार, which can be expressed or, for example, if the health of the business owner is poor, then surely the business will be, then surely, but it cannot be monetarily, but it, so it cannot be recorded in books of account. So it cannot be, but let's say the owner brings rupees 5 lakh in the business. It can be measured and thus will be recorded in, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब एक बार और रीड करेंगे फिर पूछेंगे अपने, हाँ? यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान से सुनना। बोलो बोलो क्या? द मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मीन्स दैट ओनली दोस्त are recorded in the books of accounts which can be expressed, for example, if the health of the business owner is pure, surely the business will be affected, but it cannot be, but it cannot be, यहां तक बोलो तो एक बार सारे लोग, द which can be expressed, वेदांत सुना ना? युवांश, यश, in the books of accounts, चलिए एक बार सारे लोग बोलो, द मनी मेजरमेंट कॉन्स, for example, if the health, but it cannot be,
but it cannot be, so it cannot be recorded in the books. But let's say the owner brings, it can be measured and thus will be, and thus will be, and thus will be, चलो ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो क्लियर है। फोर्थ पॉइंट पे चलो आप लोग। अब ना यहां पर मैं थोड़ा सा ऑर्डर को चेंज करना चाहूंगा, ये बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है। लिखो मैचिंग प्रिंसिपल नंबर 4। मैचिंग प्रिंसिपल। तुम लोग मेरे को एक बात बताना, मैं जो अब करने वाला हूं वो सही है कि गलत? तुम लोग को ये कॉपी नहीं करना रहेगा, हाँ, बस एक बार खाली हेडिंग डाल लो, उसके बाद बात करते हैं तुमसे। बोलो बोलो क्या है? मैचिंग प्रिंसिपल। बोलो बोलो क्या है? मैचिंग प्रिंसिपल। एवरीवन बोलो ना क्या है? मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल। सो एवरीबॉडी, मैचिंग प्रिंसिपल है। मैं तुमको दो केस देखता हूं, तुम बताना अच्छा इसमें से एक ही सही रहेगा। तुमको जो ठीक लगता है वो तुम बताना, हाँ। इधर पे ध्यान देना। केस वन, एक ही केस सही रहेगा, चलो पहले ही बता दिया। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुमको दिखाता हूं, ठीक है ना? इधर ध्यान देना। ये सब कॉपी नहीं करना, हाँ? एक ऑर्गेनाइजेशन ने 2024-25 में परचेस किया, परचेस किया 2 लाख रुपए का गुड्स। कितने का? 2 लाख का। इसमें ना कितना यूनिट्स इन्होंने परचेस किया बोलो तो? 200 यूनिट्स परचेस किया, हाँ, ठीक है। टू, भाई सेल कर दिया इन्होंने, सेल कर दिया इन्होंने कितना पता है? 100 यूनिट। कितना यूनिट सेल बेचा? 3 लाख रुपया में। 3 लाख रुपया में कितना में? 3 लाख रुपया। ठीक है कि नहीं है? इतना ठीक है क्या? बेचा कितना यूनिट बोलो? 100 यूनिट। अच्छा, दूसरा केस। ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि यार हमने तो परचेस किया था 2 लाख रुपया का यूनिट, हाँ या ना? देखो 2 लाख का 200 यूनिट परचेस किया, हाँ या ना? तो पर यूनिट का कॉस्ट 1000 रुपया पड़ा। कितना पड़ा? अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ने बेचा कितना? 100 यूनिट। कितना बेचा? फिर ऑर्गेनाइजेशन को याद आया कि यार हम लोगों ने तो ये, अच्छा ये इस साइड को बोलते हैं खर्चा। क्या बोलते हैं? खर्चा साइड। इस साइड को बोलते हैं इनकम साइड। ऑर्गेनाइजेशन को याद आता है यार शिट, एक मिस्टेक हो गया। हमने तो बेचा 100 यूनिट है, हमने तो बेचा, पर हमने खर्चा दिखाया 200 यूनिट का। ओहो, गलती हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? बोला कि जब बेचा 100 यूनिट है तो खर्चा भी तो 100 यूनिट का ही दिखाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ने 100 यूनिट का खर्चा कर दिया और 100 इंटू 1000 करके कितना कर दिया? 1 लाख। क्या कर दिया? 1 लाख। क्या कर दिया? 1 लाख। इतना कर दिया ऑर्गेनाइजेशन ने। और ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जो बाकी का 1 लाख लगा है ना, हुआ क्या था, बाकी का जो प्रोडक्ट था ना वो बिका था अगले साल। किधर बिका था? अगले साल। तो वो भले ही परचेज इस ईयर किया, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, उसको खर्चा की तरह इस साल दिखा दिया। अगले साल मतलब 2025-26 में। और जितने का भी सेल किया होगा उस ईयर का सेल्स मान लो 3 लाख का ही किया, 3 लाख का किया। हाँ, तुम लोग एक बात बताओ, अगर प्रॉफिट और लॉस निकालने का बारी आएगा, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों, सच्चा प्रॉफिट एंड लॉस केस 1 में मिल रहा है कि केस 2 में? कौन से केस में? एवरीबॉडी, सच्चा प्रॉफिट और लॉस केस 1 में मिल रहा है कि केस 2 में? किस किस में अनुष्का? अनुष्का केस केस 1 में। अनुष्का मतलब अनुष्का तुम्हारा मानना है कि हमने 100 यूनिट का इनकम किया है, 100 यूनिट अभी भी बाकी है और खर्चा 200 यूनिट का दिखा दिया, तो तुम बोल रही हो कि 100 यूनिट का इनकम में 200 यूनिट का खर्चा दिखा के सही प्रॉफिट आता है क्या? अनुष्का मैथ्स तो किए हो क्लास 8 में। क्लास 8 में मैथ्स क्या बोलता था? एक सेलर जो था वो 2 यूनिट्स बेचा टोटल 20 रुपीज में,
हाँ, और 2 यूनिट खरीदा 10 में तो प्रॉफिट 10 था, तो दोनों यूनिट सेम रखते थे कि 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस में से 2 यूनिट का कॉस्ट प्राइस माइनस करके प्रॉफिट निकालते थे? क्या करते थे अनुष्का? हाँ, तो जब दोनों सेम है तो फिर तुम केस वन को कैसे सही बोल रही हो, थोड़ा मेरे को समझाओ। तुम बोल रही हो कि 100 यूनिट का इनकम के साथ 200 यूनिट का खर्चा दिखाया हुआ ठीक है, तुम ही बोली केस वन सही है, क्योंकि बाकी लोग क्लास में मेरे को सेकंड वाला केस बोले। बोलो बोलो अनुष्का, कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। एग्जैक्टली exactly. अरे भैया, जब बेचाई 100 यूनिट है तो खर्चा तो 100 यूनिट का दिखाएगा ना। इसी को बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। एक्सपेंस शुड मैच द रेवेन्यू। एक्सपेंस शुड मैच द, अगर मान लो खर्चा इस साल किया है, फायदा अगले साल हुआ है, तो अगले साल फायदा और अगले साल खर्चा दिखा। इसको उसको समझ आया? सर समझ आया। ऑफ कोर्स, यहाँ पे मैंने जो ये एडजस्ट किया है इसमें कुछ जुगाड़ किया है। यहाँ पे रियल लाइफ में क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाता है, पर अभी मैं वो सिखाने नहीं बैठा हूं तुमको, तो बताऊंगा नहीं। छोड़ दो अभी। क्लियर है? अभी छोड़ दो। मैचिंग प्रिंसिपल समझ गए ना, बस वही करना था। चलो आओ, फोर्थ वाला पॉइंट। सर आप पहले मैचिंग प्रिंसिपल क्यों करा रहा है, इंपॉर्टेंट ज्यादा है। लिखो नंबर 4 मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल। लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड should be charged from the revenue of same period only. According to this principle, cost of a particular period should be charged. According to this principle, cost of a particular period should be charged from the revenue of same period only. Only such matching, only such matching of of cost and revenue, only such matching of cost and revenue can reveal true profit or loss of a period. Can reveal true profit or loss for a period. Only such matching of cost and revenue can reveal true profit or loss for a period. फॉर अ पीरियड, है ना? चलिए एक बार सारे लोग बोलिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बोलो एवरीवन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड शुड बी चार्ज फ्रॉम द, एक बार और बोलो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, according to this principle, cost of a particular period should be charged from revenue of, should be charged from, एक और बार, according to this principle, cost of a particular period should be charged from the revenue of, एक बार और, according to this principle, cost of a particular period should be charged from the revenue of same. Only such matching of cost and revenue can reveal true profit or loss. Only such matching of cost, only such matching of, एक बार सारे लोग फिर से बोलेंगे, बोलो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड शुड बी चार्ज फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ, ओनली सच मैचिंग ऑफ,
कैन रिवील, ये पूछूंगा एक और बार रिवाइज करवा के, एक बार रिवाइज करवाता हूं फिर पूछूंगा। बोलो, कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड should be charged from the revenue of only such matching of cost and, रिमिशा बोलिए। आशी, should be charged from the revenue of same period। ठीक है, एक बार सारे लोग बोलो, कैन रिवील द, एक बार और बोलो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, फिर से बोलो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर, किसको किसको क्लियर है? क्लियर है, चलो ठीक है। अद्वैत सुनाइए आप। चलिए लिखिए, आगे लिखिए। दिस प्रिंसिपल, बोलो बोलो, दिस प्रिंसिपल, रिपीट करो, दिस प्रिंसिपल, रिपीट, दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड्स द गाइडलाइन, दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड्स द गाइडलाइन, provides the guidelines as to how expenses are matched with revenue, 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 as to how expenses are matched with revenue। बोलो, this principles provide the guidelines, बोलो, this principles provide the guideline, फिर से, दिस प्रिंसिपल, लिखिए, while matching following points are to be considered, are to be considered, while matching following points are to be considered, while matching following points are to be considered। पहला पॉइंट क्या लिखा रहा हूं पता है? मान लो प्रॉफिट एंड लॉस में तुमने कोई सेल्स रिकॉर्ड कर दिया, अब उस सेल को करने के लिए जो भी खर्चे हुए हैं तुमको दिखाना पड़ेगा। अब कोई एक बात बोलना, मान लो मैंने 3 लाख रुपए का माल बेचा, कौन सा बेचा? जो मैंने 1 लाख का खरीदा था, पर वो 1 लाख का जो मैंने खरीदा है सामान, उसका पेमेंट अभी मैंने नहीं किया, फिर भी खर्चे में दिखाएंगे क्या? हाँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पेमेंट एक्चुअली में किए हो कि नहीं, पेमेंट एक्चुअली में किए हो कि नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरीवन, पेमेंट एक्चुअली किए हो कि नहीं किए हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक्चुअल पेमेंट हुआ है कि नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रेवेन्यू आया है तो खर्चा भी मैच करो, इरिस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट हैज बीन डन और नॉट, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर पेमेंट हैज बीन डन और नॉट। लिखो आप लोग यार, व्हेन एन आइटम ऑफ when an item of revenue when an item of revenue is included in the PL account, when an item of revenue is included in the when an item of revenue is included in the PL account, all expenses incurred on it, all expenses incurred on it, whether paid or not, all expenses incurred on it, whether paid or not, whether paid or not, all expenses incurred on it, whether paid or not, should be shown in PL account, should be shown in PL account। यहां से अपने लोग सारे लोग रीड करेंगे, है ना? हाँ सर। इधर देखो, बोलो दिस प्रिंसिपल, बोलो बोलो, दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड्स द गाइडलाइन, सारे लोग बोलो फिर से, दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड्स द गाइडलाइन एज टू हाउ एक्सपेंसेस आर मैच्ड, एज टू, एक बार और, दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस एज टू हाउ, बोलो while मैचिंग, बोलो while following points are to be, फिर से बोलो while, क्या है, बोलो when an item of revenue is included in the PL account, फिर से, फिर से, फिर से, all expenses, बोलो all expenses incurred on it, all, whether paid or not, whether, should be shown in PL account, should be, बोलो when an item of, बोलो all expense should be included। लिखो नंबर 2, goods sold, goods unsold at the end of year should be carried forward to next year, should be carried forward to next year, goods unsold at the end of year should be carried forward to next year, goods unsold at the end of year should be carried forward to next year, should be carried forward to next year। बोलो goods unsold at the end of year, बोलो goods should be, should be, यही है पूरा मैचिंग प्रिंसिपल। एक बार पूरा अपने लोग रीड करेंगे, सारे लोग बोलो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड शुड बी चार्ज फ्रॉम द, अकॉर्डिंग टू, शुरू से, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट रेवेन्यू ऑफ सेम पीरियड, only such matching of cost and revenue can reveal, आगे, this principle provides the guideline how expenses are matched with, this principle, बोलो as to how expenses are while matching, बोलो while following points are to be considered, बोलो when an item of revenue is included, फिर से
when an item of all expenses incurred on it, whether paid or not, should be shown in, फिर से, when an item of revenue is included in all, whether paid or not, should be shown in the, आगे, goods, ये हो गया मैचिंग प्रिंसिपल, ये हो गया फिफ्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मेरे हिसाब से ये आने वाला है, ऐसा मत बोलना कि खाली यही पढ़ के जाएंगे सर, मेरा अंदाजा है कि ये आने वाला है। इसको बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल या डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं होगा तो अकाउंट्स नहीं बनेगा। फिफ्थ, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, फिफ्थ डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, एस्पेक्ट प्रिंसिपल स्लैश डबल एंट्री सिस्टम, दोनों दोनों नाम है इसका, याद रखना। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बोलो, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल या डबल एंट्री सिस्टम। कोई को पता है ये क्या होता है? किसके किसके स्कूल में ये टॉपिक हो चुका है? काफियों के स्कूल में हुआ है। अच्छा आप लोग बताइए, कुछ भी याद है तो इसका क्या है, पढ़ाया गया ये पहले तो ये बताइए। अच्छा पढ़ाया गया, चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट नियति क्या बताया गया था इसमें? मेरे को डेफिनेशन नहीं चाहिए, लॉजिक, लॉजिक तो समझाया गया होगा। इधर ध्यान से सुनो, बताता है, इधर ध्यान से सुनो। डुअल एंट्री प्रिंसिपल, डुअल एंट्री प्रिंसिपल, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, डुअल एंट्री प्रिंसिपल या बोलो बोलो डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, डुअल एंट्री प्रिंसिपल या डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। इसमें देखो ध्यान से सुनो, इसमें देखो ध्यान से सुनो, ये क्या बोलता है पहले रट लो, इधर ध्यान दो। टू एवरी डेबिट, बोलो, देयर इज अ, to every debit there is a equal and corresponding credit, to every debit, to every debit there is a, 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 to every debit, to every debit there is a, किसको किसको क्लियर है, कम ऑन, टू एवरी डेबिट देयर इज अ, किसको किसको समझ आया? अगर हमको कोई ये बोला होता हमको तो कुछ समझ नहीं आया होता। युवांश हाथ उठाया, बोलो युवांश, तुम बोला समझ आ गया। पहले ये बात एक बार रिपीट करते हैं ना, लर्न लर्न हो जाए, उसके बाद अभी समझाएगा, है ना। आज दो जन को पकड़ेंगे हाँ समझाने के लिए, तुम लोग डिसाइड करना कौन सा दो को पकड़ना है। बोलना, टू एवरी डेबिट देयर इज अ इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, टू एवरी डेबिट देयर इज अ इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, बोलो बोलो, टू एवरी डेबिट। इसका मतलब क्या है पहले समझते हैं सिंपल में, है ना, फिर एग्जाम्पल से डिस्प्ले करेगा। मान लो हमने कैश में कोई माल बेचा, तो हमेशा दो अकाउंट्स इंपैक्ट होंगे। कैसे? जब हमने सामान बेचा, जब हमने सामान बेचा, जब हमने सामान बेचा, तो एक मेरे पास कैश आया, एक मेरे पास, इसको बोलते हैं कैश अकाउंट, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लेकिन बेचा तो सेल्स भी तो हुआ, तो सेल्स अकाउंट, तो क्या हुआ बोलो, सेल्स। मतलब कुछ प्लस होगा तो कुछ साथ साथ में, कुछ प्लस होगा तो साथ साथ में कुछ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर, यस सर। तो अभी फॉर एग्जांपल यहां पे मान लो ऐसे ही हम यहीं पर डिस्प्ले कर देता है, चलो दो जन को हम पिक किया, वेदांत को और लेट्स से अद्वैत को, ठीक है ना, एक बार के लिए यहीं पर बैठ के बताते हैं। वेदांत ने अद्वैत को कोई प्रोडक्ट बेचा, यानी कि क्या हो गया बोलो, सेल्स। बदले में अद्वैत ने कैश दिया 10,000 का, क्लियर है क्या?
अभी यहां पर ध्यान से सुनना, दो चीज हुआ वेदांत के घर पर भी, अद्वैत के घर पर भी। घर का मतलब बिजनेस। वेदांत ने बेचा तो वेदांत के बिजनेस के लिए ये सेल्स हुआ, और वेदांत के बिजनेस में क्या हुआ बोलो, प्लस 10,000 कैश हुआ। अद्वैत के लिए क्या हुआ बोलो, परचेज हुआ, और अद्वैत के बिजनेस के लिए 10,000 कैश गए। दोनों के बिजनेस में एक चीज हो रहा है कि दो चीज। यही है डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, कि कुछ प्लस होगा तो कुछ माइनस भी। उसी प्लस माइनस को अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट बोलते हैं। तो डेबिट क्रेडिट रियल लाइफ में कुछ नहीं है, प्लस माइनस है। किसको किसको समझ आया? याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट था, लिखे आप लोग यार। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, बोलो बोलो, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, एक बार और, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एवरी डेबिट, बोलो बोलो, एवरी डेबिट, बोलो बोलो, एवरी डेबिट, बोलो, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एवरी डेबिट हैज अ इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। बोल लिखो, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एवरी डेबिट, every debit has a, every debit has a equal and corresponding credit। बोलो, this principle states that every debit has a, फिर से लिखो, सपोज x purchases a machine for rupees 3 lakhs, then मशीन विल बी डेबिटेड, क्योंकि मशीन आ गया, मशीन प्लस हो गया ना, तो मशीन विल बी डेबिटेड, बोलो बोलो, देन मशीन विल बी, देन मशीन विल बी डेबिटेड, एंड कैश चला गया। अरे माइनस क्या हुआ, कैश। तो मशीन प्लस हुआ और कैश माइनस हुआ, तो मशीन डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। सो देन मशीन विल बी डेबिटेड, देन मशीन विल बी डेबिटेड एंड कैश विल बी क्रेडिटेड। पहले इतना लर्न होगा तभी आगे बढ़ेंगे। बोलो 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 बोलो, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट, बोलो बोलो, दिस प्रिंसिपल, every debit has a equal and corresponding, फिर से, this principle states that, this principle, this principle, बोलो, suppose x purchases a machine, suppose, then machine will be debited, then machine will be, then machine will be, and cash will be, machine will be, लिखो, this gives rise to accounting equation। एग्जाम में आ सकता काउंटिंग इक्वेशन लिखने को, दिस गिव राइज टू, ये पहले भी लिखवाया हूं आप लोग को, दिस गिव्स राइज टू अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। दिस इक्वेशन इज असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। लिखिए, इट इज ड्यू टू डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल that the above equation is always balanced, that the above equation is always balanced। क्लियर है क्या? बोलो 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 बोलो, this principle states that, everyone, this principle states that every debit has a equal and corresponding credit। Suppose x purchases a machine for rupees 3 lakh, then machine will be debited and cash will be credited। This gives rise to accounting equation
It is due to dual aspect principle that the above equation is always इस चैप्टर में से जो जो मेन प्रिंसिपल्स थे आपके हो गए खत्म। हाँ, इक्का दुक्का बाकी है, बट वो सब इंपॉर्टेंट कम है, उसको लेटर ऑन हम जब सारा काउंट्स करवा देंगे तब बताएंगे। ये 5 प्रिंसिपल में से आता ही आता है, याद रखना। दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय एवरीबॉडी।